हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 11, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था ईथर क्या होता है, इसका वर्गीकरण और ईथर बनाने की जो सामान्य विधियाँ थी वो हमने समझी थी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो वर्णन है वो करेंगे हम, यहाँ पर समीकरण देखेंगे और इसके अलावा इसका चित्र भी, प्रयोगशाला में क्या होता है, कैसे उपकरण व्यवस्थित होते हैं और इसको बनाने की जो अन्य विधि है वो क्या है। या इसी को हम अथवा करके ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि, विलियमसन साइंटिस्ट का नाम था और इसको उन्होंने सतत ईथरीकरण विधि नाम दिया था। क्या यह आविरल है? कारण दीजिए। आविरल से मतलब है कि यह निरंतर चलती रहती है, इसका क्या कारण है ये हमें यहाँ पर समझना है। तो देखिए, तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। इसके बाद अब हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि कि इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। देखिए, इसको हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने आपको अल्कोहल पढ़ाया था कि अल्कोहल से डाईएथिल ईथर कैसे बनाएंगे, परिवर्तन किए थे, तो वहाँ पर हमने इसको किया था। देखिए, 2 आयतन एथिल अल्कोहल, मतलब यहाँ पर हम 2 अणु लेंगे किसके, अल्कोहल के, वो भी कौन से, एथिल अल्कोहल के, और 1 आयतन H2SO4 लेकर इसे 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे डाईएथिल ईथर बनता है। तो ये है इसका प्रयोगशाला विधि का कथन। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसके समीकरण हम कैसे बन सकता है। देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एथिल अल्कोहल लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर H2SO4 लिया, 110 डिग्री टेम्परेचर पर स्टार्टिंग में हम अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या मिल जाता है हमें, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे, यहाँ से 1 हाइड्रोजन मिलेगा और OH आपको यहाँ से, तो ये H2 जो है बाहर निकल जाता है और बचता है आपके पास क्या है, C2H5HSO4, क्योंकि 1 हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया जो है हम और एथिल अल्कोहल से करवाते हैं। अब जैसे अभिक्रिया करवाते हैं तो ये वाला जो H दिख रहा है आपको, एक एथिल अल्कोहल का H, वो फिर से HSO4 से क्रिया करेगा और H2SO4 इसमें बना लेगा। बचेगा आपके पास क्या, ये OC2H5 बचेगा और एक आपके पास यहाँ पर C2H5 ये बचेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, C2H5 C2H5, मतलब डाईएथिल ईथर यहाँ पर बना लेते हैं। 140 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया होती है। और आप यहाँ पर खास चीज़ ये है कि H2SO4 जो हम अभिक्रिया में शुरू में ले रहे थे वही H2SO4 हमें दोबारा फिर मिल जाता है। इसलिए जो विलियमसन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि यह विधि परमानेंट चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि एथिल अल्कोहल हम अगर इसमें डालते जाएँ तो H2SO4 तो हमारे पास फिर से बन रहा है, तो हमारे पास जो अभिक्रिया है वो ज्यों फिर से चलती रहेगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, बता दें आपको कि जो जल भी साथ में सभी क्रिया बन रहा है, जिसकी वजह से जो H2SO4 है वो होता जाता है तनु, यानी पतला। तनु होने के कारण यह अभिक्रिया जो है आगे नहीं हो पाती। इसलिए इस विधि को हम सतत ईथरीकरण विधि नहीं कहेंगे, लेकिन विलियमसन ने इसको सतत ईथरीकरण विधि कहा था। तो हमारा जो प्रश्न में जो आंसर पूछा था क्या यह सतत ईथरीकरण विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। और क्यों नहीं, तो क्योंकि जो H2SO4 बनता है वह समय के साथ साथ कैसा होता जाता है, तनु। जो हम स्टार्टिंग में सांद्र लेते हैं वो धीरे धीरे कैसा हो जाता है, तनु हो जाता है, और इसकी वजह से हमें इसकी जो अभिक्रिया आगे संपन्न नहीं हो सकती। तो ये हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए कि उपरोक्त अभिक्रिया से स्पष्ट है कि सांद्र H2SO4 अभिक्रिया में भाग लेता है और अंत में पुनः बन जाता है। हमने देखा भी कि दूसरे समीकरण में फिर से बन गया था वो। अतः H2SO4 की थोड़ी सी मात्रा एथिल अल्कोहल की बहुत अधिक मात्रा को ईथर में बदल सकती है, परिवर्तित कर सकती है। इसलिए विलियमसन ने, एक साथ लिखना है आपको इसको, विलियमसन ने इसे सतत और या निरंतर या आविरल ईथरीकरण विधि कहा। आविरल बोलेंगे इसको, इसलिए कहा था उन्होंने, ठीक है। किंतु वास्तव में यह निरंतर ईथरीकरण विधि नहीं है। इसके 2 कारण हैं। 2 कारण कौन कौन से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 की आवश्यकता होती है और ईथरीकरण विधि में जल का अणु बनता है जो सांद्र H2SO4 को कैसे कर देता है, तनु कर देता है, और तनु होने के कारण अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि एथिल अल्कोहल H2SO4 के कुछ अणुओं को सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 में परिवर्तित कर देता है। कौन, एथिल अल्कोहल H2SO4 को SO2 में भी बदल देता है, जिससे H2SO4 की मात्रा कम हो जाती है। अतः अभिक्रिया को निरंतर चलाने के लिए इसमें सांद्र H2SO4 की मात्रा भी मिलाना पड़ती है। तो दूसरा कारण इसका ये है। अब इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होता है ईथर, उसमें कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं। तो इस प्रकार प्राप्त हुए ईथर में सल्फ्यूरस अम्ल, अल्कोहल और जल की अशुद्धि होती है। इन्हें दूर करने के लिए अशुद्ध ईथर में को क्या करते हैं, NaOH कैल्शियम क्लोराइड 50% और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और फिर जल ऊष्मक पर रखकर फिर से उसका आसवन करते हैं, जिससे 34 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध ईथर हमें मिल जाता है।
और इस अभिक्रिया का जो चित्र है वो आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं और इस प्रकार से आपको ये चित्र भी अच्छे से बना लेना है। ये इसका चित्र है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र को, ठीक है। ये अच्छे से आपको बना लेना है। ये ईथर का चित्र है, डाईथिल ईथर बनाने की विधि का। थर्मामीटर लगा हुआ टेम्परेचर के लिए, इसमें ये जल है और ये ग्राही पात्र जिसमें हम ईथर प्राप्त करते हैं, ये ईथर मिला आपको अंदर इसमें। और ये बर्फ़ से भरा हुआ जो एक बर्तन है, इसमें से ठंडा जल जो है डाला जाता है और गर्म जल यहाँ से निकल जाता है। इसमें हमने जो बीकर है, फ्लास्क है, इसमें एथिल अल्कोहल लिया और सांद्र H2SO4, बालू ऊष्मक मतलब रेत भरा हुआ एक ऊष्मक रहता है, उस पर इसको रख देते हैं जमा के, और ये अल्कोहल जो है ऊपर से डालते रहते हैं हम, ठीक है। और इस प्रकार से जो प्रोसेसर जो है यहाँ पर चलती रहती है। तो ये आपको चित्र यहाँ से बना लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि डाईएथिल ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या हैं। तो अब हम इनको समझते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएँ समझी, अब डाईएथिल ईथर की समझते हैं। ये प्रश्न बच्चों बोर्ड में आ चुका है कि डाईएथिल ईथर की HI के साथ अभिक्रिया में क्या होती है। देखिए, तो डाईएथिल ईथर की HI के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। जब हम HI की कम मात्रा के साथ अभिक्रिया करवाएं, HI की कम मात्रा, इसका मतलब डाईएथिल ईथर की कैसी होगी, अधिक मात्रा। तो डाईएथिल ईथर की HI के साथ, HI का मतलब है हाइड्रोजन आयोडाइड, की कम मात्रा के साथ अभिक्रिया करवाने पर एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बनता है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिक्रिया कैसे हुई। यहाँ पे डाईएथिल ईथर और HI की क्रिया करवाई, तो यहाँ पर आपका एक अणु जो है C2H5 का I के साथ चला जाएगा, आयोडीन के साथ, तो बन जाएगा C2H5I, और एक जो H है वो O के बगल में आ जाएगा और इस प्रकार से बन जाएगा C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड इसमें बनते हैं। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर हम मिश्रित ईथर लेते हैं, मिश्रित ईथर से मतलब यहाँ पे एक एथिल अल्कोहल ले लें, एक एथिल ले लें और एक ले लें हम यहाँ पर CH3 समूह, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहा होगा C2H5O और CH3। अगर हम मिश्रित लेते हैं तो आयोडीन छोटे अल्कल समूह के साथ यहाँ पर जाता है। छोटे अल्कल समूह कौन सा हुआ, CH3। तो आयोडीन किसके साथ जाए, यहाँ पर दोनों सेम थे इसलिए किसी के भी साथ जा सकता है, लेकिन यहाँ पर किसके साथ जाएगा, छोटे के साथ में। तो CH3I बनेगा और C2H5OH इसमें बन जाएगा। ये आपको खास चीज़ याद रखना है। तो ये हमारी पहली अभिक्रिया थी HI की कम मात्रा। अब यहाँ पर आती है हमारी HI की अधिक मात्रा। अगर हम HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिक मात्रा लेते हैं तो डाईएथिल ईथर की HI की अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया करवाने पर एथिल आयोडाइड बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के दोनों जो आयोडीन हैं वो एथिल के साथ चले जाएंगे और C2H5I बनेगा और यहाँ पर दो अणु बनेंगे क्योंकि दो ही आयोडीन और दो ही एथिल हैं। बाकी जो O बचा है और दो हाइड्रोजन यहाँ बचे हैं H2 के रूप में, ये बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से अधिक मात्रा में ये अभिक्रिया हो जाती है, एथिल आयोडाइड बनता है इसमें सिर्फ। दूसरी अभिक्रिया हमारी आती है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में भी आपको यही करवाना है कि डाईएथिल ईथर की तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाने पर एथिल अल्कोहल बनता है। जब हम तनु से करवा दें, तनु से मतलब है यहाँ पर पतला, तो तनु से करवाएंगे जब H2SO4 की उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो जल का अणु यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि तनु तभी होता है जब कोई चीज़ उसमें पतला कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जल का अणु जैसे मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। ये OH जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन और यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये भी OH हो जाएगा, दो OH हो जाएंगे, दो C2H5। इस प्रकार से हमारा 2C2H5OH यहाँ पर एथिल अल्कोहल के दो अणु बन जाएंगे। इसके बाद हमारी जो दूसरी अभिक्रिया इसी की आती है, अभी हमने तनु से करवाया, अब हम करवाएंगे सांद्र से। तो डाईएथिल ईथर की जब सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। देखिए H2SO4 को हमने यहाँ पे तोड़ के लिख लिया है H और HSO4, ठीक है। HSO4 लिखा, यहाँ पर हुआ क्या, तो देखिए ये जो एक H है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा और बन जाएगा C2H5OH, और ये C2H5 जो है HSO4 के साथ क्रिया करेगा और बन जाएगा C2H5HSO4, जिसको हम बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये थी दोनों की विधियाँ। इसके बाद हमारी जो तीसरी विधि आती है रासायनिक अभिक्रिया, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में हैलोजन की क्रिया होती है। तो आप देख सकते हैं कि डाईएथिल ईथर की क्लोरीन के साथ जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो डाईएथिल ईथर के जितने भी जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित। आप देख रहे हैं कि डाईएथिल ईथर में 5 और 5 10 हाइड्रोजन है, तो 10 हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होंगे, क्लोरीन से। और आपको बता दें कि क्लोरीन से प्रतिस्थापित करने के लिए यहाँ पर आपको 10 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ जाता है, और 10 क्लोरीन तो इनको जाने के लिए चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन 10 क्लोरीन के साथ में निकलेंगे, और 10 क्लोरीन यहाँ पर जोड़ने के लिए चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 लगा लेना, जिससे आपके पास 20 क्लोरीन हो जाएंगे। और आपको पता होगा कि क्लोरीन जो है Cl2 के रूप में मिलता है। अब मैं यहाँ कितनी संख्या लगा दें कि 20 हो जाए, तो 10 लगा लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और यहाँ पर बन जाएगा C2Cl5O C2Cl5। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्लोरीन आपके 10 यहाँ पर हो गए और 10 HCl जो निकले, 10 Cl आपके यहाँ पर निकल जाते हैं।
तो इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें निकलता है या बनता है। और इसके बाद हमारी चौथी विधि आती है रासायनिक अभिक्रिया। डाईएथिलीन ईथर की जब PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है और साथ में ये फास्फोरिल क्लोराइड भी बन जाता है। तो देखिए, जैसे ही डाईएथिल ईथर की क्रिया PCl5 से करवाएं तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा PuCl3 सबसे पहले निकाल दें। जब भी सामने ऑक्सीजन वाला अभिकर्मक कोई, तो PuCl3 जैसे निकलेगा आपके पास बचते हैं 2 क्लोरीन, तो और दोनों क्लोरीन क्या हो जाएंगे, दोनों एथिल के साथ में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा एथिल क्लोराइड। तो 2C2H5Cl यहाँ पर बन जाएगा। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया आती है और ये हमारी अंतिम अभिक्रिया है जो कि है निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण उसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें निर्जलीकरण निर्जल निकल जाएगा। तो डाईएथिल ईथर को जब एल्यूमिना की उपस्थिति में, एल्यूमिना क्या है, एक निर्जलीकारक है, उत्प्रेरक पर 360 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है और एथीन बनता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन इस तरफ से और एक हाइड्रोजन इस तरफ से, दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ पे बचेगा C2H4 और यहाँ पर बचेगा C2H4, मतलब 2 C2H4 बचेंगे। और इसके अलावा दोनों हाइड्रोजन निकले जो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O के बाहर निकल जाएंगे, बचेगा आपके पास C2H4। इसको आप जोड़ कर लिखेंगे तो C2H4 हो जाएगा, और नहीं तो आप खुला करके ऐसा लिखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी आप लिख सकते हैं और आगे 2 लगा दें क्योंकि 2 अणु यहाँ पर इसके एथिलीन के बने हैं। तो इस प्रकार से ये है हमारी डाईएथिल ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएँ। और इसके बाद एक प्रश्न और आया था जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि एल्कोहल तथा डाईएथिल ईथर में पहचान कैसे करेंगे। तो एथिल अल्कोहल जो है सोडियम धातु के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एथिल अल्कोहल जो एल्कोहल होते हैं, एथिल अल्कोहल नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे अल्कोहल बोलेंगे क्योंकि कोई भी अल्कोहल हो, एल्कोहल जब सोडियम के साथ क्रिया करता है, सोडियम एक धातु हो, जो धातु के साथ जब क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है जो ज्वलन पर मतलब ताप, इसको जलाने पर पॉप ध्वनि के साथ जलती है। कौन? हाइड्रोजन गैस। यदि एल्कोहल एथिल अल्कोहल है, यदि हमने एल्कोहल को एथिल अल्कोहल लिया है तो यह आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी देता है। यह दोनों ही अभिक्रिया डाईएथिल ईथर नहीं देता है। ठीक है, यह अभिक्रिया कौन नहीं देता? डाईएथिल ईथर नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नतर ईथर यानी जो कम कार्बन वाले ईथर होते हैं वो जल में विलय होते हैं, क्यों? तो सामान्यतः कार्बनिक यौगिक जल में अविलय होते हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो जल में अविलय होते हैं, किंतु जो निम्न ईथर होते हैं, निम्नतर ईथर होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हुए भी जल में विलय हो जाते हैं। ये एक अपवाद है, याद रखें। तो इसका कारण क्या है कि इनमें जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता होती है। एक लाइन में आंसर आपको ये याद रखना है, ऐसा क्यों होता है? तो हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता के कारण। इसलिए जब जल में ईथर को मिलाया जाता है तो यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाकर संगुणित हो जाते हैं और यह उसमें घुल जाता है। तो ये इसका कारण है। इसके बाद हमारा ये अध्याय जो है बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है और इसके बाद अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं और इनको अच्छे से सबसे लास्ट में अध्याय समाप्त के बाद इनको लिख लें। तो एल्कोहल में विभेद करने की विक्टरमेदी विधि को समझाइए। इस पहला प्रश्न आपको प्रश्न बैंक के प्रश्नों के अलावा इन प्रश्नों को भी देख लेना है क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से हल कर लें और इनको करके देख लें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट बना रखें। आपकी बोर्ड परीक्षाएं जो है जल्दी आने वाली हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी कर लें और रिवीजन के लिए नोट्स बना लें शॉर्ट, जिससे आपको सहायता हो आपसे जल्दी रिवीजन करने में। तो ये थे इसके प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक बन रही हमारे चैनल पर। धन्यवाद।